मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। देश भर के 250 से ज्यादा चिन्हित जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसा। सुरक्षा परिषद ने जमकर लगाई लताड़। सभी सदस्यों ने पाकिस्तान पर लगाया हालात बिगाड़ने का आरोप। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। नई तबादला नीति पर लगी मोहर। DBFOO मॉडल के तहत निजी कंपनियों से 25 वर्षों तक सस्ती दरों 1500 मेगावाट बिजली खरीदने को मिली मंजूरी। जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रीडरिश मैटर्स को लगा झटका। चांसलर बनने के लिए पर्याप्त संसदीय वोट हासिल करने में रहे असफल। बहुमत के लिए जरूरी 316 वोटों की तुलना में मैटर्स को मिले केवल 310 वोट। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा पर यह बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल हुए। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। 7 मई को देश भर के 250 से ज्यादा जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ब्लैकआउट की भी रिहर्सल की जाएगी। इसके लिए कई जिलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में तैयारियों का दौर जारी है। इसका उद्देश्य आम जनता को युद्ध जैसी आपात स्थिति में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग देना है। साथ ही नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1971 के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एसडीआरएफ टीम ने डल झील पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके मद्देनजर 7 मई को भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। 7 मई को है वो जो कल जो आने वाला दिन जो है कल वो उसमें जो है वो मॉक ड्रिल जो है हर एक मल्टी हैजर्डस डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी कोई इवेंचुअलिटी होगी वहाँ पे हम लोगों की टीम जो है लोगों को प्रिपेयर करेंगे हम कैसे जो है वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में भी 7 मई को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने लखनऊ में कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से एक निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में किसी भी घटना से निपट सके। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन वहां भी उसकी जमकर फजीहत हो गई है। इस क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए थे। यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई। क्लोज डोर मीटिंग के दौरान यूएनएससी के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को भी पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए। साथ ही पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे की दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी तरह की दखल से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस क्लोज डोर मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, बल्कि इससे पाकिस्तान की थू-थू जरूर हो गई। इस बैठक के बाद किसी भी देश की ओर से ना तो कोई प्रस्ताव लाया गया और ना ही किसी ने इस पर कोई बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों की नए नियमों की घोषणा की गई। इस बैठक में तबादले की नई नीति पर मोहर लगी। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होंगे। इसके पहले संबंधित विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव करने का निर्णय लिया है। बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी।
इसके अलावा यूपी में बिजली की खरीद अडानी पावर लिमिटेड से होगी। लगभग 5 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से ये बिजली खरीदी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे 2,958 करोड़ की बचत होगी। वहीं यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 लागू करेगी। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार अब बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर व तकनीकी सहयोग करने के लिए तथा डिजाइनिंग क्षेत्र के लोगों को भी देने की व्यवस्था कर रही है। तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 14 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में एएसएम के 2 पार्टी सदस्य के 4, आरपीसी मिलिशिया के 3, केएएमएस के 1 सदस्य, वीसीएम के 4 सदस्य शामिल हैं। ये सभी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला कर चुके हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस विशेष बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। नई दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025 का आयोजन 7 से 9 मई तक किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन कर रहा है, जिसकी मेजबानी इसरो और सह मेजबानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने बताया कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। There are 1275 abstracts from 57 countries we have received. This is the highest abstract ever received in this type of conference. There are 822 abstracts from India, 562 abstracts from students, 453 abstracts from other countries, almost 35%. 453 is a huge number. Let me thank the organizing committee, chairman, co-chairman, the entire team. Something around 1,800 to 2,000 participants are going to participate. Very important thing is we have given opportunity to participate. Almost 550 students are going to participate because it is our responsibility to inculcate scientific temper in this country for making this country as a developed country. That is one of the objectives we have set. And it is going to be a 3-day program. First day there will be inaugural function tomorrow, and with very interesting plenary talks. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर भारत के गगनयान मिशन के बारे में जानकारी साझा की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2026 में भारत 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्ण करेगा, जिससे गगनयान और डीप सी मिशन शामिल है। ये देश की 2 बहुत बड़ी उपलब्धियों में शामिल होगा। Because 2026 we hope to launch the Gaganyaan, and the same year we hope to have an immersible deep sea mission. So one Indian into the space and one Indian deep sea, almost simultaneously happening. And there also we have solicited the support, the cooperation of the Navy experts. In fact, we have 1 or 2 officers stationed over there permanently in our institute in Chennai doing that. So this will be going to be quite a fascinating year, next year, 2026 for India, when we venture into the space and also discover.
स्पेस क्षेत्र के बारे में जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में स्पेस क्षेत्र में बढ़ते स्टार्टअप और प्रोजेक्ट से भारत की आर्थिक मजबूती मिलेगी। We are currently about 8 to 9 billion US dollars, it's about 8.4. But the pace of our rise is happening so fast that in just next 8 or 9 years, we hope to go 5 times to almost 44 billion US dollars. So this is actually not only adding to the scientific missions, both the deep sea mission as well as the space ventures, but this is also going to hugely contribute to the overall economic growth of India in the years to come and contribute to the making of the Viksit Bharat. और पंजाब में आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद किया है। एसपीएस नगर के टिब्बा नागल कुलार रोड के पास जंगली इलाके में एक खुफिया ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। इस दौरान 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, 5 P86 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि पाकिस्तान की आईएसआई और सहयोगी आतंकी संगठन पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रहे थे। इस मामले में एक FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भोइया की बेंच ने जस्टिस SN ढींगरा समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। याचिका में कहा गया है कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में हिंसा की जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे और आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की गई थी। दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ढींगरा समिति ने 8 मामलों में अपील दायर करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने 2 SLP दायर की थी जिन्हें खारिज कर दिया गया। अब 6 अपील दायर की गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को 4 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से अगले 4 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करने की बात कही है। कोर्ट OBC रिजर्वेशन की पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चुनाव कराने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि नए आंकड़ों के साथ नए समुदाय को जोड़ने और पहले से मौजूद समुदाय को हटाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई एक लंबी प्रक्रिया है। पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह अधिकारी निकायों को चला रहे हैं। मामले के विचाराधीन रहने तक 2022 से पहले की व्यवस्था के हिसाब से OBC आरक्षण लागू कर चुनाव हो, ये अंतरिम व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में शानदार जीत के लिए एंथनी अल्बनीज को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया, दोस्त एंथनी अल्बनीज से बात की और उन्हें उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। हम भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मिजोरम रेलवे लाइन से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। रेल मंत्री ने बताया कि मिजोरम रेल लाइन जल्द ही परिचालन के लिए तैयार होगी। इस लाइन को लोको परीक्षण पूरा हो चुका है और CRS निरीक्षण जारी है।
अप्रैल 2025 में भारत की सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों में अप्रैल 2025 के दौरान तेजी देखी गई। नए कारोबार की आवक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर रही। कई कंपनियों ने अनुकूल बाजार परिस्थितियों और सफल मार्केटिंग अभियानों को इस वृद्धि का प्रमुख कारण बताया है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सेवा PMI इंडेक्स अप्रैल में बढ़कर 58.7 हो गई, जो मार्च में 58.5 थी। इसका मतलब है कि देश के सेवा क्षेत्र में विस्तार की रफ्तार तेज हुई है। कंपोजिट PMI, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर्स को मिलाकर तैयार होती है, अप्रैल में 59.7 रही, जबकि मार्च में ये 59.5 थी। बता दें कि PMI का आंकड़ा अगर 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि संबंधित क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। 50 से नीचे होने पर संकुचन का संकेत मिलता है और 50 का स्तर स्थिरता को दर्शाता है। HSBC के मुताबिक अप्रैल के आंकड़ों में खास बात यह है कि नए निर्यात ऑर्डर अप्रैल से जुलाई 2024 के बाद सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। लागत में राहत मिलने और कीमतें बढ़ाने की वजह से कंपनियों के मार्जिन बेहतर हुए हैं। और सौर ऊर्जा के पैनलों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत, जो अब तक चीनी सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों का भारी खरीदार रहा है, अब इन उत्पादों को अपने ही देश में बनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों को बढ़ावा दे रहा है। इसका लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का लाभ उठाना है। ये कदम केवल अपने 1.4 अरब लोगों की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन वैश्विक बाजारों से भी फायदा उठाने के लिए है जो अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भर नहीं रहना देना चाहते हैं। सरकार देश में ही बने सोलर सेल्स और बैटरियों पर मुनाफेदार सब्सिडी दे रही है ताकि कंपनियां स्थानीय स्तर पर उत्पादन करें। साथ ही सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में विदेशी उत्पादों पर रोक भी लगाई जा रही है। इस दशक के अंत तक देश में 2.7 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 2024 में भारत ने 80 GW सौर मॉड्यूल का उत्पादन किया है। रिसर्च फर्म एम्बर के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत की पवन और सौर क्षमता लगभग 2 गुनी हो गई है, जिसके बाद भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना दिया गया है। देश 2030 तक अपनी बिजली ग्रिड में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को शामिल करने की योजना बना रहा है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के सामने मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 14 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। दोनों ही टीमें टॉप 4 में जगह पक्की करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। MI ने 11 में से 7 तो वहीं GT ने 10 में ही 7 मैच जीत लिए हैं। जो भी टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी उसके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन लड़कों की कबड्डी के मुकाबले में राजस्थान की टीम ने बाजी मारी और मेजबान बिहार को शिकस्त दी। राजस्थान की टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बरकरार रखा और बिहार को वापसी का मौका नहीं दिया। राजस्थान की टीम इस समय अच्छी लय में है और एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही है। वहीं खो-खो की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला। लड़कों के वर्ग के इस मुकाबले में महाराष्ट्र का सामना आंध्र प्रदेश से हुआ, जहां महाराष्ट्र ने दमदार प्रदर्शन करते हुए खेल के हर क्षेत्र में बाजी मारी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।